नमस्कार, स्वागत है आपका अपना हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने आज राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। नूरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुई है, जिसमें संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कोविड काल में आउटसोर्स पर लगे कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार एक समिति गठित करने के बारे में विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए सरकार बहुत जल्द ही इन पदों की भर्ती भी करेगी और रेडियोलॉजिस्ट की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करवाया जाएगा, ताकि रेडियोलॉजी विभाग के उपकरणों को संचालित किया जा सके। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने नूरपुर सिविल अस्पताल का दौरा भी किया है, जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा दिया और इस दौरान उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत भी की है। हिम केयर और आयुष्मान भारत के बीच में कभी कभी ओवरलैपिंग हुई है। मैंने खुद बड़ी हुई। ओवरलैपिंग करने से क्या होता है कि भी कम से कम ये भी ना हो कि कोई बिना किसी केयर के रह जाए, चाहे वो हिम केयर हो चाहे आयुष्मान भारत। बिकॉज एक हमारी प्रदेश की योजना है, दूसरी केंद्र की योजना है। और सच में बात यह है कि 5 लाख तक हमने मुफ्त में इलाज देना, वो हम इंश्योर कर रहे हैं। किसी भी आदमी को 5 लाख तक का जो खर्च है वो सरकार वहन करेगी। मोटा पॉइंट वो है और वो हमारी प्रतिबद्धता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तो डॉक्टर्स की भर्तियों का ऐलान यह किया गया है। डॉक्टरों का ब्रिज कोर्स भी करवाया जाएगा, रेडियोलॉजी उपकरणों को भी संचालित किया जाएगा। डॉक्टर धनीराम शांडिल ने प्रतिबद्धता को दोहराया है। सरकार की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। आउटसोर्स कर्मियों के लिए समिति बनाने का भी जिक्र उन्होंने किया है। तो आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे और उन्होंने तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ये बातें रखी हैं। ऑन कैमरा उन्होंने ये बात कही है कि डॉक्टरों के लिए ब्रिज कोर्स का भी जिक्र उन्होंने किया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही है चिलचिलाती गर्मी और पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं पर्यटक, और पर्यटकों की आमद से जो पर्यटन है, कारोबारी हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। होटल और पार्किंग पूरी तरह से जैम पैक हो चुकी है। होटल में 80% तक ऑक्यूपेंसी ये पहुंची है। भारी तादाद में मैदानी क्षेत्रों से या फिर अलग अलग राज्यों से जो पर्यटक हैं वो हिमाचल का रुख कर रहे हैं और होटल्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं पहले से ही। ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी समस्या पहाड़ों में अक्सर इस सीजन में देखने को मिलती हैं, उसको लेकर भी तैयारियां ये पहले से ही कर ली गई हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो यहाँ के व्यापारी हैं, जिनका जो कारोबार है, बिजनेस है, पर्यटकों पर ही डिपेंड करता है, उनके चेहरे काफी खिले हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, पारा हाई हो रहा है, तो लोग पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करते हैं। और खास तौर से अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल उन राज्यों में काउंट होता है जो खूबसूरती के लिहाज से नंबर 1 है और दूर दूर से यहां पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। और वही पहाड़ों की रानी शिमला में मौसम इस वक्त सुहावना बना हुआ है। ऐसे में पर्यटकों का बढ़ना भी लाजमी है और इससे पर्यटन कारोबारियों को गर्मियों में सीजन में राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। शिमला से आई इस खुशखबरी पर आधारित हमारी यह रिपोर्ट आप देखिए। पहाड़ों की रानी यानी शिमला एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो चुकी है। अब ऐसे में वीकेंड्स का मौका हो और सुहाना मौसम हो, तो ऐसे में भारी तादाद में सैलानियों का पहुंचना लाजमी है। इससे पर्यटन कारोबारियों को भी गर्मियों के सीजन में राहत मिलने की उम्मीद है। शिमला की गुलजार वादियों के पीछे वीकेंड्स का खेल भी है। दरअसल हफ्ते के आखिर में 3 दिनों की लगातार छुट्टियां होने से पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि शिमला की सड़कों पर चारों ओर ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन गए हैं। शिमला के सर्कुलर रोड से लेकर शहर में लगभग सभी जगह मीलों लंबा जाम देखने को मिल रहा है। वहीं शिमला शहर की मुख्य और सबसे बड़ी पार्किंग भी पूरी तरह खचाखच भरी हुई है। ऐसे में ज्यादातर सैलानी अपनी गाड़ियों को लेकर पार्किंग तलाशते हुए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। उधर शिमला के लगभग सभी होटल भी जैम पैक चल रहे हैं। यहाँ होटलों में ऑक्यूपेंसी लगभग 90% तक जा पहुंची है। पर्यटन व्यवसायी मान रहे हैं कि इस बार पर्यटन सीजन में अच्छा कारोबार होगा। बाहरी राज्यों से शिमला पहुंचे सैलानियों के चेहरे का नूर तो देखते ही बनता है। उनका कहना है कि शिमला की आबो हवा साफ है और मैदानी इलाकों में इन दिनों गर्मी ने अपना प्रकोप बरसा रखा है।
ऐसे में शिमला का मौसम बेहद सुहावना है। दिन के समय चटक धूप खिली है, लेकिन सुबह शाम की ठंड अभी भी बरकरार है। ऐसे में परिवारों के साथ कई सैलानी छुट्टियां मनाने शिमला आए हैं। सैलानियों का कहना है कि शिमला किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मेरा नाम सतीश बेहरा है, उड़ीसा संबलपुर से आया हूँ मैं। शिमला का तो वेदर बहुत बढ़िया है, मतलब जैसे बोला जाता है ना, कश्मीर को स्वर्ग बोला जाता है, तो दूसरा स्वर्ग है। मतलब शिमला मनाली मतलब ज़बरदस्त वेदर है। वहाँ पे अभी गर्मी पड़ रहा है उड़ीसा में, लेकिन यहाँ पे तो अभी मतलब ठंड, अभी सुबह दिन में थोड़ा धूप है, लेकिन उतना भी धूप नहीं है। अभी सुबह सुबह तो बाप रे बढ़िया, मतलब इतना बढ़िया वेदर था। और यहाँ का मतलब पोल्यूटेड भी नहीं है, पूरा साफ वेदर है, बहुत बढ़िया लग रहा है। नेचर अच्छा है, जैसा पंजाब में गर्मी अभी काफ़ी अच्छी पड़ रही है, तो और यहाँ पे वेदर अच्छा है इसीलिए। और घूमने के लिए वीकेंड अभी, इसलिए फैमिली के साथ आए हैं हम घूमने सारा इधर। पार्किंग की कमी तो है ही है, बट क्या है कि मैनेज हो रहा है अभी। वेदर तो खैर इतना मैंने सोचा नहीं था जब दिल्ली से चले थे कितनी ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा। कल कसौली थे हम एक्चुअली, रात में बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब तो थोड़ा सा धूप निकली हुई है तो रिलीफ है। वेदर सब बहुत बढ़िया, दिल्ली के मुकाबले दिल्ली तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत बढ़िया मौसम। बच्चों की 3 दिन की ऑफ ही था, तो मेरे ख्याल से निकलना चाहिए। अब तो ये आ गया कि 5-4 महीने में सर एक बार अगर विजिट करना है ना तो शिमला ही आए। पिंकी गोयल फ्रॉम रोहिणी से। बहुत अच्छा है, मतलब लॉन्ग, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टियां पड़ी, तो उसके हिसाब से काफ़ी रश भी है, काफ़ी कुछ है। तो नेक्स्ट टाइम आते हैं तो सोचते हैं कि और अपने हॉलीडेज को और ज़्यादा अच्छा बनाए, एक्सटेंड करें। और वेदर बहुत अच्छा है। अपनी अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। ये मेरी गुड़िया है। देखो, अगर आप पिछले 3 दिनों की बात करेंगे तो वीकेंड भी था, 3 दिन की छुट्टियां थी, तो इसका इम्पैक्ट तो काम पर पड़ता ही है। वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बार गर्मियों का टूरिस्ट सीजन अच्छा रहने का अनुमान है। बाहरी राज्यों से शिमला आने वाले लोगों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बार वीकेंड्स पर टूरिस्ट आ रहे हैं और पर्यटन कारोबार में उछाल दिख रहा है। कोविड की मार झेल चुके ऐसे कारोबारी जो कि इस व्यवसाय को छोड़ चुके थे, वो भी फिर से पर्यटन कारोबार के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाने लगे हैं। रश तो काफ़ी है पिछले मतलब कल से, और आज तो काफ़ी रश है। अबाउट 80-90% रश होगा, होटल्स फुल होंगे। शिमला थोड़ा नज़दीक है, प्लेन्स के पास है, चंडीगढ़ नज़दीक है, पंजाब हरियाणा, वो लोग छुट्टियां होती तो आ ही जाते हैं। और आजकल वैसे भी लोगों का कल्चर हो गया घूमने का, थोड़ा टाइम स्पेंड करने आ जाते हैं। तो लगता है कि गर्मी भी अब जैसे अब हो रही है, गर्मी बढ़ेगी तो काम बढ़ेगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में यहाँ पर टूरिस्ट सैलानी आए हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में भी ये सैलानी बरकरार रहेंगे जी, समर सीजन में जी। तो जो इसका आप जैसे कोरोना काल चला था, तो कोरोना काल में तो चलो पूरा विश्व का नुकसान हुआ था, तो उसमें हमारा ही नहीं जन जन का नुकसान हुआ था। तो अगर इस साल की आप बात करेंगे तो हमें विश्वास है कि जिस तरीके से इस सर्दी से लेकर अभी 3 दिनों से की बात की जाए तो काफी ज्यादा टूरिस्ट देखने को मिला है। कहते हैं ना, एन इवनिंग इन पेरिस, लेकिन शिमला की सुहावनी वादियों को देखकर दिल झूमते हुए कहता है एन इवनिंग इन शिमला, क्योंकि शिमला है ही ऐसी जगह। सुबह टॉय ट्रेन की सैर, दोपहर को जाखू के बजरंग बली का आशीर्वाद, शाम को रिज मैदान का खूबसूरत सनसेट और रात को मॉल रोड की खरीदारी। जनता टीवी आपसे भी कहता है, एक दिन तो गुजारिए शिमला में। शिमला से जनता टीवी के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट। और वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ऊना के दौरे पर हैं। इस दौरान शिव प्रताप शुक्ला अचानक से हरोली विधानसभा क्षेत्र के नशा निवारण केंद्र में पहुंचे हैं और उन्होंने नशा निवारण केंद्र की व्यवस्थाओं की जांच की है और वहां पर अपना इलाज करवाने आए युवाओं से भी बातचीत उन्होंने की है। इसके साथ ही राज्यपाल ने केंद्र संचालकों को उचित दिशा निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल सरकार नशे की समस्या को लेकर गंभीर है और आने वाले समय में हिमाचल में कई और नशा निवारण केंद्र भी ये खोले जाएंगे। जिला के अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं जनहित के लिए होती हैं उसका कितना लाभ दिला पा रहे हैं, उसको कितना सही ढंग से लागू कर रहे हैं। जैसे मिलेट्स का है जिसको प्रधानमंत्री ने बार बार चर्चा किया है, उसके लिए इन्होंने स्वीकार किया कि नहीं उसका लाभ है
और उसका लाभ जो है किसानों को हम दिलाने में और आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक खेती के संदर्भ में भी बात हुई है, तो प्राकृतिक खेती को भी उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि स्वयं प्रधानमंत्री ने अपनी चर्चा में ही हिमाचल का नाम लिया था, तो इन्होंने स्वीकारा है कि नहीं, प्राकृतिक खेती से लाभ है, उनको अच्छा पैसा इससे मिल रहा है। और ऊना दौरे पर पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और राज्यपाल ने केंद्र सरकार की योजना और जिला स्तर पर चलाई जा रही कई योजनाओं की समीक्षा भी की है। और राज्यपाल ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी ली है। और वहीं इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अधिकारियों को सकारात्मक स्वरूप अपनाकर विकास कार्यों को गति देने और विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। और वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ऊना में जिला प्रशासन के साथ टीबी के उन्मूलन को लेकर भी बैठक की और बैठक में राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि टीबी के रोगियों को दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। और इस मौके पर राज्यपाल ने रेड क्रॉस की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की और रेड क्रॉस के रेफरल ड्रॉ के 5 विजेताओं को 1.12 लाख रुपए चेक भी ये वितरित किए गए हैं। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप ने कहा है कि पूरी दुनिया में टीबी उन्मूलन की दिशा में गंभीरता से काम यह किया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और वहीं केंद्र और हिमाचल सरकार का संयुक्त उपक्रम ASJVN शिमला और कुल्लू में सतलुज नदी पर लुहरी परियोजना का काम जो है वो तेजी से यहां पर किया जा रहा है। ASJVN ने 210 मेगावाट की लुहरी परियोजना के निर्माण कार्य को तेज कर दिया ताकि इसे निर्धारित समय पर कंप्लीट किया जा सके। आपको बता दें, इस परियोजना को 25 दिसंबर 2025 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया। और इस बारे में लुहरी परियोजना के प्रमुख ने यह दावा किया है कि परियोजना को निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा। और वे पंचायती राज्य मंत्री अनिरुद्ध सिंह सोलन पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने यह दावा किया कि कांग्रेस ने जो भी गारंटियां चुनाव के समय ये की थी उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा, जिसको लेकर चरणबद्ध तरीके से इन्हें पूरा किया जा रहा है। इनमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को OPS देने का वायदा कांग्रेस सरकार ने किया था, जिसे सरकार ने पूरा किया। वहीं महिलाओं को 1500 रुपए देने का काम करना भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है और आने वाले समय में प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर भी कार्य किया जा रहा है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। वेदर को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। यह अब तक खबर हम बता रहे हैं, हिमाचल में फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। 4 दिनों तक मौसम खराब होने की संभावना यह मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है इसको लेकर और 18 से 19 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की संभावना यह जताई गई है। कुल्लू समेत कई हिस्सों में बारिश हुई है। भारी तादाद में सैलानी भी रुक कर रहे हैं। ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई है। तो हिमाचल में फिर से मौसम का मिजाज ये बदलेगा और खबर यही है कि 4 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने बाकायदा इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है और 18 से 19 अप्रैल तक यानी कि 18-19 को बारिश और बर्फबारी की संभावना भी ये जताई गई है। कुल्लू समेत कई हिस्सों में यह बारिश हुई है। ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई है। भारी तादाद में सैलानी रुख भी कर रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों का। हालांकि मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में यह मौसम और ज्यादा करवट बदलेगा, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बरसात की अगर बात की जाए, खासतौर से जब भी पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होती है तो सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिलता है। लैंडस्लाइड होती है, रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। तो फिलहाल 18-19 तक यह संभावना जताई जा रही है। कुल्लू समेत कई हिस्सों में बारिश भी हुई है और ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई है।
और कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर भी सामने आ रही है। पिछले 24 घंटे में 56 नए केस सामने आए हैं हिमाचल में। तो पिछले 24 घंटे में एक की मौत की खबर भी है। हिमाचल में कोरोना का कहर लगातार जारी है और 24 घंटे में एक शख्स की मौत भी हो चुकी है और 56 नए केस ये सामने आए हैं। 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। वहीं 260 लोगों के रिकवर होने की भी खबर है। हालांकि यह खबर राहत भरी खबर है कि लोग बहुत तेजी से रिकवर भी हो रहे हैं। कुल एक्टिव केसों की संख्या 1869 के आसपास ये पहुंच चुकी है। तो हिमाचल में कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। हालांकि राहत भरी खबर यह भी है कि लोग बहुत जल्दी रिकवर भी हो रहे हैं। और आपको मिलवाते हैं बंजर भूमि को भी आमदनी का स्रोत बना देने वाले रिटायर्ड इंजीनियर कुशाल ठाकुर से, जिन्होंने सोलर पावर प्लांट लगाकर यह मिसाल कायम की है। देखिए सौर ऊर्जा से आमदनी की नई इबारत लिखने वाले कुशाल ठाकुर की इस कहानी को। जिस बंजर भूमि से किसी को भी आमदनी की कोई आस नहीं थी, उसी बंजर भूमि को रिटायर्ड इंजीनियर ने सूर्य की किरणों से निकलने वाली तपिश से ऐसा तपा डाला कि अब वहां नोटों की हरियाली छाई हुई है। आमदनी की इस नई इबारत लिखने वाले इस शख्स का नाम है इंजीनियर कुशाल ठाकुर। मंडी निवासी कुशाल ठाकुर विद्युत विभाग से बतौर चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद कुशाल ठाकुर ने इसी क्षेत्र में कुछ नया करने की सोची। ऐसे में उनकी नजर शहर के साथ लगते किपड़ गांव में अपनी उस बंजर भूमि पर पड़ी, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। फिर क्या, कुशाल ने हिम ऊर्जा विभाग के जरिए 500 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट के लिए आवेदन किया और यह आवेदन स्वीकार भी हो गया और बंजर पड़ी 8 से 10 बीघा भूमि पर इसे स्थापित किया गया। जिस बंजर भूमि से कुशाल को अभी 1 रुपए की आमदनी भी नहीं होती थी, आज हर साल 18 से 20 लाख की आय हो रही है। हिमाचल सरकार की ओर से तो अब इस पे सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, जो हिमाचल में कांग्रेस सरकार आई है, ये अब सोलर पावर प्रोजेक्ट को और ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 100 मेगावाट के इन्होंने प्रोजेक्ट के लिए अब ऐलान किया है कि ये स्थानीय लोगों को जिनकी अपनी ज़मीन है और खाली पड़ी हुई है उसमें लगाने का इन्होंने प्रावधान किया हुआ है। और इससे जो है हिमाचल सरकार को भी इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। कुशाल ठाकुर आगे बताते हैं कि भूमि के बंजर रहने का एक बड़ा कारण जंगली जानवरों का आतंक भी था, क्योंकि जंगली जानवर फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में खाली जमीन उनके लिए एक चिंता का कारण भी बनती जा रही थी। लेकिन आज इसी बंजर भूमि से 4 और लोगों को रोजगार भी मिला है। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया है कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि सर्दियों में प्रदेश को दूसरे राज्यों से बिजली खरीदनी पड़ती है, जबकि इस जरूरत को सोलर सिस्टम से पूरा किया जा सकता है। हिमाचल सरकार की ओर से तो अब इस पे सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, जो हिमाचल में कांग्रेस सरकार आई है, ये अब सोलर पावर प्रोजेक्ट को और ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 100 मेगावाट के इन्होंने प्रोजेक्ट के लिए अब ऐलान किया है कि ये स्थानीय लोगों को जिनकी अपनी ज़मीन है और खाली पड़ी हुई है उसमें लगाने का इन्होंने प्रावधान किया हुआ है। और इससे जो है हिमाचल सरकार को भी इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। हिम ऊर्जा विभाग के जिला परियोजना अधिकारी रमेश ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राज्य को वर्ष 2030 तक हरित राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक जिले में 2 मेगावाट की क्षमता के प्रोजेक्ट स्थापित किए जा चुके हैं और 4 मेगावाट के प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। मौजूदा बजट में सरकार ने ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए 40% अनुदान का प्रावधान भी किया है। अभी जो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, इसमें इस जो ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य है, इसको ताकि ये निर्धारित समय अवधि पर या इससे पूर्व अचीव हो, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन एंटरप्रेन्योर्स को 40% उपदान की घोषणा की है और इससे और आकर्षण बढ़ेगा और ये प्रोजेक्ट जो सरकार का जो लक्ष्य है, मैं समझता हूँ समयबद्ध तरीके से ये लक्ष्य हासिल होगा। सौर ऊर्जा वाकई में एक अच्छा विकल्प है। ऐसे में खाली पड़ी भूमि या घरों की छत पर इसे लगाकर बिजली की अच्छी खासी बचत की जा सकती है। इसे ही कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। जनता टीवी के लिए मंडी से धर्मवीर की रिपोर्ट।
और पांवटा साहिब के गुलाबगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी झड़प का मामला सामने आया। इस घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और जानकारी के मुताबिक गुलाबगढ़ में दो गुटों में काफी समय से विवाद ये चल रहा था। देर शाम को दोनों गुट इकट्ठा हुए हैं और आपस में बहसबाजी ये शुरू हुई है और देखते ही देखते दोनों गुटों में हिंसक झड़प भी हुई है। वहीं एसपी रमन कुमार मीणा ने बताया है कि दोनों गुटों में जमीनी विवाद को लेकर यह झड़प हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।